वेलकम टू अवर फ्लटर बूट कैंप एंड दिस इज चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 पे बात करने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आपने चैप्टर नंबर 1 को कवर कर लिया हुआ सारा, क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया तो फिर आगे जो भी हम सीखते जाएंगे उसको सीखने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा तो उसको पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद चैप्टर 2 पे आएँ। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने असल में क्या किया था कि हमने फ्लटर और डार्ट को इंस्टॉल किया था, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको डार्ट लैंग्वेज के बेसिक्स का पता होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक्स का पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको एक प्लेलिस्ट भी बताई थी, उसका लिंक मैं दोबारा से डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। आपने अगर वो नहीं देखी तो उसको पहले देख लें। तो इसके बाद ये जो इसका फाइनल पॉइंट था कि हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट इन फ्लटर, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये मेरी इंस्टॉल फ्लटर वाली वीडियो के अंदर है। तो तब मैंने क्या किया था कि इसको VS कोड के अंदर क्रिएट किया था, जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। लेकिन कुछ स्टूडेंट है जो एंड्रॉयड स्टूडियो को पसंद करते हैं, तो वो चाहते थे कि एंड्रॉयड स्टूडियो पे भी हमें बताएं। तो आज क्योंकि हम चैप्टर नंबर 2 पे काम करने वाले हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे जो कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर करेंगे। और उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें कौन सा IDE यूज़ करना चाहिए, मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करना चाहिए या विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करना चाहिए। तो उस चीज़ का भी मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके सारा बताऊँगा कि आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए और आपके लिए जो बेहतर होगा आप वो चूज़ कर पाओगे। और इसके बाद हम यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस के बारे में देखेंगे। एक्सटेंशंस मतलब हमारे IDE के कुछ प्लगइन्स जिनको यूज़ करके हम जल्दी से अपना सारा काम कर लेंगे। तो अभी ये एक्सटेंशंस इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो एक्सटेंशंस मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आपको करने चाहिए, वही आप करें। तो इससे क्या होगा कि हम दोनों के पास सेम चीज़ें होंगी। तो अगर मैं यहाँ पे अपना कुछ ऐसा लिखूँ और आपके पास वो लिखने से वो चीज़ वर्क ना करे, तो आप परेशान ना हो कि सर के पास तो काम कर रही थी, हमारे पास क्यों नहीं कर रही। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे सेम एक्सटेंशंस यूज़ करेंगे, जो आपके पास होंगे, जो मेरे पास होंगे। तो जो भी मैं यहाँ पे करता जाऊँगा, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके पास भी वो सारी चीज़ें ठीक से काम करेंगी। उसके बाद हम यहाँ पे समझ लेंगे कि हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, हमें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे फाइनल हम समझेंगे कि हम फ्लटर के अंदर अपने एसेट्स को किस तरह से इंपोर्ट और यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल चैप्टर नंबर 2। तो इसको हम यहाँ पे डिटेल से समझने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी चैप्टर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको ईजिली देख पाएँ। तो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट कि हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो पे। तो उसके लिए जाहिर है हमें एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करना पड़ेगा। आपके पास लेटेस्ट वर्जन होगा, लेकिन मैं क्योंकि ये यूज़ नहीं करता तो मेरे पास ओल्ड वर्जन है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारा कुछ सेम ही रहेगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपने ठीक से उसको इंस्टॉल किया हुआ है तो आपके पास यहाँ पे न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट लिखा हुआ आएगा, तो आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है। अगर आपके पास ऐसा नहीं आ रहा तो आप चैप्टर नंबर 1 में जो मैंने आपको वीडियो बताई है आप उसको दोबारा से देख लें, आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करें और इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फ्लटर पे आना है और इसके बाद आपको यहाँ पे SDK पाथ देना है जहाँ पे आपने फ्लटर को इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं इस पे ब्राउज पे क्लिक करूँगा और अपने C फोल्डर में जाऊँगा, तो आप यहाँ पे देखें मेरा फ्लटर का फोल्डर है, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। आपने जहाँ पे अपने फ्लटर को इंस्टॉल किया हुआ है आपने वो वाला एड्रेस देना है और ओके कर देना है। तो इसके बाद आपने यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है और इसके बाद आपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट, और इसके बाद ये आपको प्रोजेक्ट की लोकेशन बता रहा है कि हम आपका प्रोजेक्ट इस जगह पे स्टोर करेंगे, तो ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है कि आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करें, ये किस काम के लिए है। तो मैं यहाँ पे कह दूँगा दिस इज़ अ चैप्टर, और आई कैन से दिस इज़ अ डमी प्रोजेक्ट फॉर आवर फ्लटर बूट कैंप। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट की टाइप सेलेक्ट करनी है, तो एप्लीकेशन क्रिएट करनी है या प्लगइन क्रिएट करना है या पैकेज या मॉड्यूल या स्केलेटन।
तो एप्लीकेशन क्या है कि भाई आपने कोई मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना है। प्लगइन और पैकेजेस क्या हैं, इन सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर। तो आपने यहाँ से इसको एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपने यहाँ पे इसको कोई प्रोजेक्ट आईडी देनी है। तो ये हर प्रोजेक्ट की यूनिक होती है। तो मैं यहाँ पे इसको दे दूंगा com.flutter.baba। तो ये मेरी प्रोजेक्ट आईडी होगी। इसके बाद आपने यहाँ से अपने प्रोजेक्ट की जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं उनमें से लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। तो अगर तो यहाँ पे आप कोटलिन को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट कंपाइल होगा एंड्रॉयड के लिए वो कोटलिन लैंग्वेज के अंदर होगा, और अगर आप जावा को सिलेक्ट करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट जावा के अंदर होगा। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कस्टम कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसा नेटिव क्रिएट करते हैं, तो फिर आपको उसी लैंग्वेज के अंदर काम करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोटलिन नहीं आती तो फिर आप जावा को सिलेक्ट कर लें, और अगर आपको जावा नहीं आते तो फिर आप कोटलिन को सिलेक्ट कर लें। अगर आपको जावा और कोटलिन दोनों में से कुछ भी नहीं आता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फ्लटर पे ही काम करेंगे। और जब ये सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर जावा और कोटलिन के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे, हम इनको किस तरह से यूज़ करते हैं। और ये तो हो गया एंड्रॉयड के बारे में। अगर आपने iOS के लिए क्रिएट करनी है तो वो भी आप ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट इन दोनों में से किसी को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप स्विफ्ट ही रहने दें। और इसके बाद आपने यहाँ पे किस किस प्लेटफॉर्म के लिए अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है वो सारे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे इसको फिनिश पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनवैलिड मॉड्यूल फर्स्ट प्रोजेक्ट मस्ट बी अ वैलिड डॉट पैकेज नेम। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक और एरर आ चुका है कि हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम गलत रखा है। हमने यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट का नाम रखना है वो इस तरह से होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स के अंदर होना चाहिए, कोई भी कैपिटल नहीं होना चाहिए। और अगर आपने स्पेस को यूज़ करना है तो आप ये अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिनिश करेंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो चुका है जी। तो ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो आप देखें यहाँ पे वो मुझे टिप ऑफ द डे भी दे रहे हैं, क्योंकि मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ ही नहीं करता तो इस वजह से। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दूँगा, इसको मैक्सिमाइज करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हमें गेट डिपेंडेंसीज पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि ये सारे जो भी डिपेंडेंसी है उनको गेट करे। और ओके, सारा कुछ हो गया। तो इसको हम यहाँ पे अभी इग्नोर कर देंगे। तो इस तरह हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं अपने VS कोड में और VS कोड के अंदर भी अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये भी मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि आपको Ctrl+Shift+P प्रेस करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे फ्लटर लिखना है। अगर आपने सही से सेटअप किया होगा तो फिर आपके पास ये सारा होगा, अगर नहीं किया तो फिर आप मेरी इंस्टॉल फ्लटर वाली वीडियो देख लें। इसके बाद आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और जिस तरह एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर था आपको यहाँ पे भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद लोकेशन को सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपने अपना प्रोजेक्ट का यहाँ पे नाम रखना है। तो मैं यहाँ पे कह दूँगा हमारा फर्स्ट ऐप एंड जस्ट ओके। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो चुका है, आप यहाँ पे देखें। और ये कुछ स्ट्रक्चर हमारे सामने बन रहा है, तो इसको हम कंप्लीट होने देंगे। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हम एंड्रॉयड स्टूडियो को देखते हैं तो यहाँ पे भी सारा कुछ डाउनलोड हो चुका है। तो अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे कि आपको कौन सा IDE यूज़ करना चाहिए। तो एक चीज़ तो ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करें या VS कोड को यूज़ करें, ये तो आपकी अपनी प्रेफरेंस है। एक और चीज़ है कि आप अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने IDE को चूज़ करें। तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं वो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी बताया था कि अगर आपकी रैम कम है तो फिर आपको लाइट वेट IDE की तरफ जाना चाहिए, मतलब आपको VS कोड की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके सिस्टम की रैम ज़्यादा है तो फिर आप एंड्रॉयड स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो मैं आप इन दोनों का कंपैरिजन बताता हूँ कि अगर हम टास्क मैनेजर में जाएं और इसके बाद इसको यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो आप देखें कि हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो 1.6 गिग ऑफ रैम को यूज़ कर रहा है, जबकि हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो सिर्फ 800 MB को यूज़ कर रहा है। हालांकि हम इन दोनों में अभी कुछ भी काम नहीं कर रहे, सिर्फ ओपन किया हुआ है और एक प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता
लेकिन फिर भी आप फ़र्क देख लें कि विजुअल स्टूडियो एंड्रॉयड स्टूडियो के मुकाबले में हाफ मेमोरी यूज़ कर रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको लाइट वेट चीज़ें यूज़ करनी चाहिए ताकि आपका सारा प्रोसेस स्मूथली चलता रहे। अगर हम इसके अंदर थोड़ी सी डेवलपमेंट करेंगे और इसको रन करेंगे फ्लटर को, तो आप देखिएगा ये जो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो ये 8 GB रैम भी क्रॉस कर जाएगा। तो इस वजह से मैं तो VS कोड को यूज़ करता हूँ क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं अपना स्टेप नंबर 3 जो कि है रिक्वायर्ड एक्सटेंशंस। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें फाइल के अंदर आना पड़ेगा और इसके बाद सेटिंग्स और इसके बाद हमें यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर आना पड़ेगा और इधर हमें लिखना पड़ेगा ब्रैकेट कलराइजर। तो इसके बाद आप यहाँ पे देखें तो ये है हाईलाइट ब्रैकेट पेयर, तो इसको आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है और ये अंदर कुछ दूसरी ब्रैकेट्स हैं, तो ये सारी सेम कलर की हैं। तो आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा जब भी आप फ्लटर पे काम करेंगे। तो जब भी आपने कोई एरर फाइंड करना होगा या अपना विजिट फाइंड करना होगा तो आपको समझ नहीं आएगी कि भाई मेरा विजिट कहाँ पे पड़ा हुआ है और ये कहाँ से कहाँ तक है। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए आपको ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल करना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये जो सारी ब्रैकेट्स हैं ये विजिट्स के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेती हैं। मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो थीम और थीम डेटा की ये ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ये ख़त्म हो रही है, तो ये दोनों ब्रैकेट्स एक कलर की होंगी। मटेरियल ऐप की दोनों ब्रैकेट्स एक कलर की होंगी और ये वाले बिल्ड मेथड की ब्रैकेट्स एक कलर की होंगी। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो ब्रैकेट है ये यहाँ से यहाँ तक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरा ये वाला मेथड या ये वाला विजिट है। तो ये आपको यहाँ पे ज़रूर इंस्टॉल कर लेना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हमें एक और मिलता है फ्लटर स्निपेट्स, तो ये वाला हमारे पास है, इसको भी आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे कुछ लिखें, मैं आपको यहाँ पे क्लोज करके दिखाता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे STF लिखें तो आप देखें स्टेटफुल लिखा आ रहा है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास एक छोटा सा बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो चुका है, मुझे सारा क्रिएट नहीं करना पड़ा। तो यही फ़ायदा होता है एक्सटेंशंस का। आप थोड़ा सा कोड लिखते हैं, आपके पास वो सारा आ जाता है, फिर आप उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको 2 एक्सटेंशंस यहाँ पे लाजमी इंस्टॉल कर लेने हैं। तो चलें, अभी ये तो हो गए हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के एक्सटेंशंस। अभी हम जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मैं विजुअल स्टूडियो को यूज़ करूँगा और आपको भी यही रिकमेंड करूँगा, लेकिन फिर भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो इसके अंदर हमें ज़्यादा एक्सटेंशंस मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे कौन सा एक्सटेंशन करना है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये एक्सटेंशंस, आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने ऑसम फ्लटर स्निपेट्स को इंस्टॉल कर लेना है। ये वही स्निपेट्स हैं जो हमने एंड्रॉयड स्टूडियो में भी किए हैं और अभी हम यहाँ पे अपने VS कोड के अंदर भी कर रहे हैं। इससे क्या होगा ये भी आप देख लें। यहाँ पे अगर इसको स्क्रॉल करें तो आप यहाँ पे अगर STL लिखेंगे तो स्टेटलेस आ जाएगा, STF लिखेंगे तो स्टेटफुल आ जाएगा। अब ये स्टेटफुल और स्टेटलेस क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप भूल जाएं, वो हम सारा नेक्स्ट सीखेंगे। तो जाते हैं वापस से अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो यहाँ पे आप देखें तो हमारा 4th पॉइंट है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देखें तो हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, इसको भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को अगर मैं जूम करके आपको दिखा पाऊँ तो ये देखें, ये है हमारा एंड्रॉयड। जो मैंने आपको बताया था कि जो भी आप प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करते हैं उसका एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है। तो एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर आपको ये कुछ फाइल्स मिलती हैं। तो ये किस काम के लिए और हम इनमें से कौन सी फाइल्स को यूज़ करते हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐप के फोल्डर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हमें ये 2 फाइल्स और फोल्डर मिलता है। तो ये build.gradle क्या चीज़ है, इसके अंदर हम अपना एंड्रॉयड के रिलेटेड चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं कि हमें एंड्रॉयड की जो फाइल आउटपुट चाहिए वो किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमें चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें तो ये एंड्रॉयड के अंदर
हम अपना जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन का एसडीके वर्जन होगा जो कि कंपाइल होके हमारे पास आएगी, उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन आईडी है, इसको हम प्रोजेक्ट आईडी भी कहते हैं। तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो हमने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर सीख लिया हुआ है। इसके बाद मिनिमम एसडीके वर्जन और टारगेट एसडीके वर्जन, ये क्या चीज़ें हैं? तो मिनिमम एसडीके वर्जन क्या चीज़ है कि आपकी एप्लीकेशन मिनिमम कौन से एंड्रॉयड वर्जन पे चलनी चाहिए, मतलब वहाँ पे इंस्टॉल हो जानी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 16 को चूज़ करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि आप अपना जो एप्लीकेशन है उसको जेली बीन पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगर आप उसको 18 पे कर देते हैं या 19 पे कर देते हैं तो वो फिर आपकी एप्लीकेशन एंड्रॉयड लॉलीपॉप से नीचे वाले जितने भी एंड्रॉयड्स हैं वहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो सकते। और इसके अलावा यहाँ पे टारगेट एसडीके क्या है कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक अपने आप को इंस्टॉल करवा पाए, किस एंड्रॉयड वर्जन तक अपने आप को इंस्टॉल कर सकती है। तो ये आपको हमेशा लेटेस्ट यूज़ करना चाहिए। अभी जो है वो 33 वर्जन है, तो हम यहाँ पे इनको चेंज कर लेते हैं। उससे पहले ये वर्जन कोड क्या है, ये जब आप अपनी एप्लीकेशन को अपलोड करते हैं प्ले स्टोर पे तब आप इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं, वर्जन कोड और वर्जन नेम को। तो ये हम तब सीख लेंगे। अभी हम यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं कि अपना जो कंपाइल एसडीके वर्जन है ये भी हमें लेटेस्ट यूज़ करना है जो कि 33 है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा जो मिनिमम एसडीके वर्जन है इसको हमें 21 करना है। और इसके बाद यहाँ पे अपना टारगेट एसडीके वर्जन जो है इसको भी 33 करना है। तो यहाँ पे हमने अपने एंड्रॉयड की सारी सेटिंग्स कर ली हुई हैं कि हमें जो एंड्रॉयड के अंदर फाइल मिलेगी वो इन सेटिंग्स के साथ हमें मिलेगी। तो इसको अभी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे सोर्स फोल्डर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हमें 3 फोल्डर्स मिलते हैं। तो अभी ये डीबग, मेन और प्रोफाइल, ये 3 फोल्डर्स ये किस काम के लिए आते हैं? तो ये जब हम अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे होते हैं तब हमारे पास ये डीबग फोल्डर के अंदर जो भी सेटिंग्स होंगी वो यूज़ होंगी। जब हम अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल कर लेते हैं रिलीज मोड पे तब हमारे पास जो भी कॉन्फ़िगरेशन के साथ फाइल मिलेगी वो हमें इस मेन फोल्डर के साथ मिलेगी। और जब हम अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट मोड पे लेके जाते हैं तब हम यहाँ पे प्रोफाइल मोड को सिलेक्ट करते हैं। प्रोफाइल मोड के अंदर बेसिकली हम अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह की है, इसके अंदर FPS कितना आ रहा है, इसके अंदर साइज़ कितना है, जो भी एप्लीकेशन के अंदर चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं उन सब का आपको ग्राफ बना के वो दिखाता है कि भाई ये चीज़ हो रही है। ये हाई लेवल चीज़ें हैं, ये हम नेक्स्ट सीखेंगे। तो डीबग फोल्डर के अंदर हमें ये एंड्रॉयड manifest.xml फाइल मिल जाती है। ये तब फोल्डर यूज़ होता है जब हम अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हैं। तो रियल टाइम में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो यहाँ पे डीबग मोड के अंदर जो भी फाइल है वो यूज़ हो रही है, मतलब ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। तो इसके अंदर आप देखें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एक इंटरनेट एक्सेस करने की परमिशन है। तो ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट इसी काम के लिए आती हैं कि इसके अंदर हम अपनी परमिशंस को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट किस तरह से होगी। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस डीबग को हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं और मेन के अंदर आएँ तो यहाँ पे हमें ये 3 फोल्डर्स और एक ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट मिलती है। तो यहाँ पे हम मेन की एंड्रॉयड मैनिफेस्ट देखते हैं तो यहाँ पे आप देखें हमें ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। तो ये ज़्यादा चीज़ें कौन सी है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये पैकेज है जो कि हमारा एप्लीकेशन की आईडी है। इसके बाद यहाँ पे एक एप्लीकेशन का टैग है जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन का नाम और इसके बाद यहाँ पे लेबल और आइकन है। तो ये नाम और लेबल, इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये जो लेबल है ना, ये जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके लॉन्चर के अंदर जो उसका आइकन होगा उसके नीचे जो नाम लिखा होगा वो ये वाला नाम होगा। और जब आप अपनी एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ करके दोबारा से उस ऑल एप्लीकेशंस वाला ओपन करते हैं तो तब वहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन नज़र आएगी वो इस नाम से नज़र आएगी। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। और इसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी एप्लीकेशन का आइकन होगा वो यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो ये भी हम बाद में सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी आती है। तो अगर आपको एंड्रॉयड के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो एंड्रॉयड के अंदर जो भी स्क्रीन होती है, जो भी UI होती है, उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। तो ये एक्टिविटी है जिसके अंदर हम मेन एक्टिविटी को यूज़ कर रहे हैं और ये उस मेन एक्टिविटी की थोड़ी सी सेटिंग्स हैं
और इसके अलावा यहाँ पे ये मेटा डेटा है, तो इनको भी आपको फ़िलहाल जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे जब काम करेंगे इस पे, तब हम आपको ये सारी डिटेल्स के अंदर बता देंगे। तो अभी हम यहाँ पे इसको भी क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे मेन के अंदर मैं आपको ये 3 फोल्डर्स के बारे में बता रहा था। तो जावा फोल्डर कब काम आता है? जब हम अपना प्रोजेक्ट जावा लैंग्वेज के साथ क्रिएट करते हैं। जो हमने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर सीखा था कि अगर हम वहाँ पे जावा को सिलेक्ट करते हैं, तो तब हम जब अपने फ्लटर की एप्लीकेशन के अंदर कोई नेटिव कोड करना चाहेंगे, तो तब हम इस जावा के फोल्डर के अंदर जाएंगे। इसके अंदर हमें मेन एक्टिविटी डॉट जावा की फाइल मिलेगी। क्योंकि अभी ये VS कोड के अंदर जो प्रोजेक्ट बनता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कोटलिन के अंदर बनता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है ये कोटलिन के अंदर होती है। तो अगर आप इसको कोटलिन को ओपन करें, तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट KT फाइल है। तो इसको अगर ओपन करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं एक फ़ाइल को, और हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे। जो भी हमने कोई नेटिव कोड करना है, वो हम यहाँ पे इस मेन एक्टिविटी के फ्लटर एक्टिविटी के अंदर करते हैं। तो इस चीज़ को भी फिलहाल अब रहने दें। ये सारी चीज़ें एंड्रॉयड के नेटिव साइड पे आ जाती हैं। तो अभी हम फ्लटर को कवर कर लेते हैं। जब हम यहाँ पे कस्टम प्लगइन्स को क्रिएट करना सीखेंगे, तब हमें इन फोल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। इसके अलावा हमें इसी एंड्रॉयड के अंदर ये ग्रेडल का फोल्डर मिलता है। तो ये ग्रेडल क्या करता है कि ये आपका जो फ्लटर कोड है उसको कंपाइल करता है, और कंपाइल करके आपके एंड्रॉयड मोबाइल के लिए उस फाइल को जनरेट कर देता है, जो कि आपके एंड्रॉयड पे इंस्टॉल हो पाएगी। इस कंपाइलर की सेटिंग्स भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, वो यहाँ पे build.gradle के अंदर आती हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखें तो हम डिपेंडेंसी को यूज़ कर रहे हैं, जो कि build.gradle 7.1.2 है। और क्योंकि हम यहाँ पे कोटलिन को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कोटलिन का भी लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, जो कि 1.6.10 है। इसके बाद यहाँ पे और कुछ चेंजेस करने के लिए नहीं होता, तो आप इनको अभी रहने दें। ये भी सारा नेटिव साइड पे आ जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पे iOS का देख लेते हैं। तो जिस तरह एंड्रॉयड के अंदर एंड्रॉयड की सेटिंग होती है, इसी तरह iOS के अंदर iOS के रिलेटेड सेटिंग होती है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है कि हमें इस रनर फोल्डर के अंदर आना पड़ता है, और यहाँ पे info.plist के अंदर हम अपनी परमिशंस को ऐड करते हैं। जिस तरह आपने एंड्रॉयड के अंदर देखा था कि हम इंटरनेट की परमिशन को एंटर कर रहे थे, इसी तरह हमें यहाँ पर भी अगर इंटरनेट को यूज़ करना है iOS की एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ इंटरनेट की परमिशन को ऐड करनी पड़ेगी। और बस इतना सा काम होता है iOS के लिए। इसके ज़्यादा डेप्थ के अंदर हमें अगर जाना है, तो फिर हमें app.delegate.swift के अंदर जाना पड़ेगा। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉयड की मेन एक्टिविटी .kt फाइल होती है, इसी तरह ये यहाँ पे app.delegate.swift की फाइल है। क्योंकि iOS का बाय डिफ़ॉल्ट जो VS कोड पे प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, वो स्विफ्ट लैंग्वेज के साथ होता है। तो ये इन दोनों के अंदर फोल्डर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे लिनक्स का भी मिल जाता है, मैक OS का भी मिल जाता है, वेब और विंडोज़ का भी मिल जाता है। तो अगर तो आप इनको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इनके अंदर जाएं, और यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे विंडो का फोल्डर है, तो इसके रनर के अंदर ये आपको कुछ विंडो के रिलेटेड फाइल्स मिल जाएंगी। जो भी परमिशन आप उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी, जिस तरह हमने यहाँ इन दोनों फोल्डर्स के अंदर की। इसी तरह ये वेब के अंदर आपको मिल जाएगी। आपको जो भी परमिशन ऐड करनी है, वो index.html के अंदर करनी पड़ेगी। और इसी तरह आपको यहाँ पे मैक और लिनक्स के अंदर भी करनी पड़ेगी। तो अगर आप इनको यूज़ नहीं करते या फ्यूचर में भी नहीं करेंगे, तो आप इनको यहाँ पे सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं नहीं कर रहा, इनको वैसे ही रहने दें। जो सबसे ज़्यादा हमारी फ़ाइल यूज़ होती है, वो है हमारी pubspec.yaml फाइल। तो pubspec.yaml फाइल के अंदर क्या हमें मिल जाता है, हमारी एप्लीकेशन का नाम मिल जाता है और इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। और इसके अलावा अगर हम अपनी एप्लीकेशन को कोई प्लगइन की तरह बना रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे अपना पब्लिशर को डिफाइन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन का वर्जन लिखा जाता है। तो ये किस लिए काम आता है, ये जब हम प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं, तो एक अपडेट के बाद जब हम दोबारा अपडेट देते हैं, तो हमें यहाँ पे अपना वर्जन अपडेट करना पड़ता है। तो ये उस काम के लिए है। अगर आप प्ले स्टोर पे नहीं करते, तो फिर आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे इन्वायरमेंट आ जाता है कि आपका जो SDK वर्जन है, वो
कहाँ से कहाँ तक ये वाला फ्लटर यूज़ कर पाए। तो इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है हमारी डिपेंडेंसीज़। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्यूपर्टिनो आइकन्स, ये हमारा एक पैकेज है जो कि हम इस फ्लटर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हम मल्टीपल पैकेजेस भी यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं, वो चीज़ें भी हम बाद में सीखेंगे। इसके अलावा ये डेव डिपेंडेंसीज हैं। अच्छा, ये डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज के अंदर क्या फ़र्क है? तो अगर आप यहाँ पे देखें तो क्यूपर्टिनो आइकन को मैं डिपेंडेंसी के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि मैं इसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे डेव डिपेंडेंसी के अंदर रख दूँ तब भी मैं इसको यूज़ कर पाऊँगा, लेकिन तब मेरे पास इसकी हाइलाइट्स या आप कह लें सजेशंस शो नहीं होंगे। इसलिए आपको जो भी पैकेज यूज़ करना होगा वो आपको डिपेंडेंसी के अंदर रखना पड़ेगा। तो वो भी हम जब पैकेजेस पे बात करेंगे तो डिटेल से मैं आपको बता दूंगा किस तरह से करना है। इसके अलावा यहाँ पे फ्लटर के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ को यूज़ करेंगे वो हमें यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ती है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यूजेस मटेरियल डिज़ाइन ट्रू। तो क्योंकि एंड्रॉयड जो है वो मटेरियल डिज़ाइन को फॉलो करता है, तो यहाँ पे उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट इसको ट्रू ही रखा है। अगर आप चाहें तो आप इसको फॉल्स भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ट्रू ही रहने दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे टू ऐड एसेट्स टू योर एप्लीकेशन, यहाँ पे हम अपने एसेट्स को डिफाइन करते हैं। इस पे मैं अभी आपको बताता हूँ क्योंकि ये भी हमारा पॉइंट है। और इसके बाद यहाँ पे हम अपने फ़ॉन्ट्स को ऐड करते हैं, वो भी हमारे एसेट्स ही कंसीडर होते हैं। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फोल्डर है और यूज़ होने वाली फाइल है वो है हमारी इस लिब फोल्डर के अंदर। जो भी हम अपना कोड करते हैं वो सारा हम इस लिब फोल्डर के अंदर करते हैं। तो जो भी हमारा कोड होगा वो इसी फोल्डर से एग्जीक्यूट होगा, और इस फोल्डर के अंदर हमें ये main.dart फाइल मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ कोड है जो कि फ्लटर ने हमें जनरेट करके दिया है। तो इन सब के बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं हाउ टू इम्पोर्ट्स एंड यूज़ योर एसेट्स। तो वापस से जाते हैं हम अपने pubspec.yaml फाइल के अंदर। तो यहाँ पे आप देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके जो भी एसेट्स होंगे वो आप किस तरह से इंपोर्ट करेंगे इस फ्लटर के अंदर। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले तो आपको अनकमेंट करना पड़ेगा, पे एक फोल्डर को क्रिएट करना पड़ेगा। वो आप कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं, बेशक इस लिब फोल्डर के अंदर क्रिएट कर लें, लेकिन मैं इसको यहाँ पे अपने रूट के अंदर ही क्रिएट करता हूँ। तो इसको यहाँ पे क्लिक करें किसी भी एम्प्टी जगह पे, और यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसको आपने यहाँ पे एसेट्स का नाम दे देना है, या आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको बावा भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको एसेट्स दूंगा क्योंकि ये हमारे एसेट्स का फोल्डर होने वाला है। तो इसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। और इसके बाद हमें यहाँ पे pubspec.yaml के अंदर आना पड़ेगा, और यहाँ पर इसको हमें अनकमेंट करना पड़ेगा ताकि हम अपने एसेट्स को डिफाइन कर पाएँ। तो इसके बाद हम यहाँ पे इसको अनकमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली अपने एसेट्स को रजिस्टर करते हैं ताकि हम उनको एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर पाएँ। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस सारे को सिलेक्ट करके इसको रिमूव कर देता हूँ, और इसकी जगह पे अपने फोल्डर का नाम रख देता हूँ एसेट्स, और इसके बाद मैं स्लैश लगा दूंगा। इसका क्या मतलब होगा कि इस एसेट्स फोल्डर के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी उन सबको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो ये अभी यहाँ पे पाथ रजिस्टर हो चुकी है। तो अभी इस एसेट फोल्डर के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो सारी मैं यूज़ कर पाऊंगा। लेकिन अगर आपका ये एसेट फोल्डर इस लिब फोल्डर के अंदर है, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। तो अभी आप देखें तो इस लिब फोल्डर के अंदर ये एक एसेट का फोल्डर है और साथ हमारी main.dart फाइल है। तो अभी अगर आपने इस एसेट फोल्डर को एक्सेस करना है तो फिर आपको यहाँ पे lib/assets/ करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे पूरा पाथ देना पड़ेगा, तभी आप इस फोल्डर को एक्सेस कर पाएंगे, वरना आपके पास एरर आएगा। तो इसको मैं वापस से बाहर ड्रैग कर देता हूँ, और ये यहाँ पे बाहर आ चुका है, और लिब के अंदर सिर्फ हमारी main.dart फाइल है। तो अभी इसको एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे इसको रिमूव कर देना है, और मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे अभी सेव कर देता हूँ।
इसके बाद हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पे, चले मैं एसेट्स के अंदर कोई फाइल ऐड करके फिर आपको समझाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगी जी। तो यहाँ पे आप देखें तो ये एसेट्स फोल्डर के अंदर हमने एक इमेज को रखा है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये वाली इमेज है जो कि इस फोल्डर के अंदर है। तो अगर मैंने इस इमेज को यहाँ पे रजिस्टर करवाना है ताकि मैं इसको यूज़ कर पाऊँ, तो फिर मुझे यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि एसेट फोल्डर के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इजीली इसको एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसी एक्सेस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर दूं और इसका नाम मैं कार रख दूं, और इसके बाद इस फाइल को मैं उठा के इस फोल्डर के अंदर रख दूं, तो अभी आप देखें एक एसेट्स का फोल्डर है, उसके अंदर एक कार का फोल्डर है, और उस कार के फोल्डर के अंदर ये इमेज पड़ी हुई है। तो अभी अगर मैंने इसको एक्सेस करना है तो मैं ये वाला पाथ यहाँ पे नहीं दे सकता, क्योंकि ये दो अलग अलग फोल्डर बन चुके हैं। मतलब एक फोल्डर है जो कि हमारा यहाँ पे पाथ हमने डिफाइन किया हुआ है, इसके बाद एक और फोल्डर है। तो फ्लटर क्या करता है, ये फोल्डर्स के अंदर तभी जाता है जब आप इसको वहाँ पे रजिस्टर करवाते हो, वरना ये नहीं जाता। तो अगर एसेट्स के अंदर ये कार का फोल्डर है तो फिर आपको यहाँ पे एक और पाथ रजिस्टर करना पड़ेगा जो कि है एसेट्स स्लैश कार्स, और इसके बाद ये स्लैश। तो अभी ये क्या करेगा, अभी ये आप इस फाइल को एक्सेस कर पाओगे, वरना आप नहीं कर सकते। तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि बिगिनर्स काफ़ी मिस्टेक करते हैं इसके बारे में। तो ये मैंने सोचा आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना रहे हैं तो उसको भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। अगर एक ही फोल्डर है और उसके अंदर आपकी ये इमेज पड़ी हुई है तो आप उसको ईजिली इसी तरह से कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि फॉर एग्जांपल इस कार फोल्डर के अंदर 5 से 6 कार्स की इमेजेस हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक ही यूज़ करनी है। एक तरीका तो ये है कि आप बाकियों को डिलीट कर दें, लेकिन आप डिलीट भी नहीं करना चाह रहे, लेकिन यूज़ आपने सिर्फ एक ही करनी है। तो यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि सिर्फ एक ही इमेज रजिस्टर हो, तो उस चीज़ को आप किस तरह से कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे एसेट्स स्लैश कार स्लैश और अपनी उस फाइल का नाम, फॉर एग्जांपल baba.png, तो ये मेरी एक फाइल का नाम है। मैं सिर्फ इसी फाइल को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, मैं बाकी फॉर एग्जांपल फ्लटर डॉट या एंड्रॉयड ये वाली सारी फाइल्स को मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ इसी फाइल को यूज़ करना चाहता हूँ। तो आप इस तरह से यहाँ पे इस फाइल को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा कार का फोल्डर ही डिक्लेयर किया हुआ है तो हमें अलग अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सही है, तो इसको आप यहाँ पे अभी सेव कर लें। इसी तरह हम अगर यहाँ पे कोई फ़ॉन्ट को यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें अपने फ़ॉन्ट को अनकमेंट करना पड़ेगा। और इसके बाद आप यहाँ पे देखें तो इस फ़ॉन्ट का जो फर्स्ट मेंबर है उसकी ये फैमिली है, और उस फैमिली के अंदर फ़ॉन्ट्स ये वाले सारे आ रहे हैं, और इसके बाद ये अलग फैमिली आ रही है। तो एक फैमिली तो ये होगी हमारी और एक फैमिली ये होगी। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक फैमिली को अनकमेंट कर देना है। सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल स्लैश प्रेस करेंगे तो ये अनकमेंट हो जाएगी। और इसकी भी स्पेसिंग का आपको ख्याल रखना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इस फैमिली की जगह पे अपनी फैमिली का कोई भी नाम रख दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बाबा रख देता हूँ। और इसके बाद मैं इस फैमिली के अंदर कौन कौन से फ़ॉन्ट्स रखना चाहता हूँ उनका मुझे यहाँ पे पाथ एंटर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही फ़ॉन्ट रखना चाहता हूँ, तो मैं बाकी दूसरा जो फ़ॉन्ट है इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा और इसका स्टाइल भी यहाँ से रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मैं वही स्टाइल यूज़ करना चाह रहा हूँ जो कि मैं फ़ॉन्ट यहाँ पे ऐड करूँगा। तो इन दोनों को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें पाथ एंटर करना है। तो आप समझ लें कि एसेट्स के अंदर ये कार के अंदर ये इमेज नहीं है, ये मैंने कोई फ़ॉन्ट रखा हुआ है, सही है, और उस फ़ॉन्ट की फॉर्मेट है .ttf। तो मैंने अगर ये वाला फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ करना है तो मुझे इसका पाथ देना पड़ेगा एसेट्स स्लैश कार स्लैश और ये वाले जो भी फाइल है उसका नाम, तो मैं यहाँ पे इसको बाबा कह देता हूँ .ttf। मतलब इस तरह से हम यहाँ पे इसको पाथ दे सकते हैं। तो अभी क्या होगा कि हम इस फ़ॉन्ट को
अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर पाएंगे। तो वो किस तरह से यूज़ कर पाएंगे, वो इसकी फैमिली के नाम से यूज़ कर पाएंगे। जहाँ पे भी हमने ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करना है, वहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर हम ये अपना फैमिली का नाम लिखेंगे। तो अभी आपको शायद ये चीज़ें समझ ना आ रही हों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब इस पे काम करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो आप इन सब चीज़ों को दोबारा से देख सकते हैं अगर आपको ठीक से क्लियर नहीं हुआ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो हमने फेसबुक पे एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन करके अपने क्वेश्चंस वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर लिया। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, और तब हम यहाँ पे एक्चुअल जो भी हमारी प्रोग्रामिंग है उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी थी। इसके बाद हम यहाँ पे लिव फोल्डर के अंदर ही सारा काम करेंगे, और यहाँ पे हम समझेंगे कि ये सारा कुछ क्या बना हुआ है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।